नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, आज हर कोई जॉब कर रहा है, जॉब के पीछे हर कोई भाग रहा है। मेरा मानना ये है कि हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, पर कुछ लोग ये कहेंगे कि बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारी कैपिटल चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल स्किल चाहिए। दोस्तों, आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन वो प्रोफेशनल स्किल इस चैनल से मैं आप लोगों को दूंगा। मैं बताऊंगा बिजनेस करना कैसे, आप फ्रेमवर्क्स, कैसे स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स आप बना सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन कैपिटल जो बहुत ज़्यादा चाहिए ना, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास स्किल आ जाएगी ना, तब वो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तब हमें यूज़ कैपिटल तब चाहिए होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को एक तो लॉन्च करते हैं, दूसरा मार्केटिंग में बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो आप लोगों को कम पैसे में मार्केटिंग करना मैं सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फाइंड द प्रॉब्लम। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप लोगों को एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है, उसका सॉल्यूशन ही आपका बिजनेस मॉडल होगा। दोस्तों, आप कितने भी बिजनेस के एग्जाम्पल ले सकते हो, कितने भी बिजनेस को उठा सकते हो जिन्होंने प्रॉब्लम उठाई और उसका सॉल्यूशन बिजनेस मॉडल बना दिया। जैसे ओला, उबर, जोमेटो, काफ़ी ढेर सारी कंपनियां दोस्तों, जिन्होंने प्रॉब्लम से एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन का ही बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है। तो सबसे पहले एक मार्केट में प्रॉब्लम उठाइए कि आपके आसपास इन्वायरमेंट में देखिए, समझिए कि प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है और उस प्रॉब्लम को एक बिजनेस मॉडल में बदलिए। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है प्रिपेयर ए बिजनेस मॉडल, यानी कि जो हमने प्रॉब्लम ढूंढी है उसका सॉल्यूशन बनाया है। एक प्रॉब्लम हमने ढूंढी, उसका हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसको एक बिजनेस मॉडल में कैसे तैयार करना है वो फाइंड आउट करिए। आपने जो प्रॉब्लम ढूंढी है उसकी सर्विस देंगे या फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे, एक पूरा वेल डिफाइंड आपके पास प्रोसेस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का कि आप किस तरीके से उस पर काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पे आता है फाइंड द ऑडियंस, यानी टारगेट कस्टमर है वो फाइंड करने हैं। यानी कि जो आपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो आपने बनाई है, जो बिजनेस मॉडल तैयार किया है, वो किस टाइप के कस्टमर्स के लिए है जनरली, तो वो टारगेट करने हैं वो कस्टमर पर्टिकुलर। यानी छोटे बच्चों का प्रोडक्ट है तो छोटा बच्चा, 2-3 साल के बच्चे का प्रोडक्ट है तो 2-3 साल का बच्चा तो एक तरह से ना समझ होता है, वो तो प्रोडक्ट को आपके खरीदेगा नहीं, चाहे आप कितने मार्केटिंग कर लो। तो छोटे बच्चे की माँ को टारगेट करना पड़ेगा, यानी छोटे बच्चे की जो माँ होती है वही उसके लिए कस्टमर होती है, तो छोटे बच्चे की माँ को टारगेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसी टाइप के ऑडियंस को आपको टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पे आता है एस्टेब्लिश बिजनेस प्रोसेस, यानी आप लोगों को अपने बिजनेस प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसमें यह देखना होता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा, यानी कि ऑनलाइन रखेंगे या ऑफलाइन रखेंगे, किस टाइप से, कहाँ पे, किस प्लेस पे रखेंगे। इन्वायरमेंट भी फाइंड आउट करना होता है इसमें कि आप किस इन्वायरमेंट में अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ पे आपकी शॉप होगी या किस टाइप से आपका बिजनेस मॉडल होगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो सब हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पे आता है मार्केटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस को करना है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसका प्रोडक्ट फाइनली तैयार कर दिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट भी जेन्युइन है, बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्राइस है, बेस्ट डील दे रहे हैं, लेकिन जब तक दोस्तों उसकी मार्केटिंग बेस्ट नहीं होगी तब तक आपका प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब होने के लिए इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है जितना आपका प्रोडक्ट रखता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी बेस्ट तरीके से मार्केटिंग करना भी एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है लोगों की, जितने का वो प्रोडक्ट नहीं होता, जितना कमाते नहीं लोग उतना मार्केटिंग में गवा देते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग की कॉस्ट को अगर आप बचा लेते हैं तो बिजनेस कोई भी चला सकता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को मार्केटिंग की कॉस्ट आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम पैसे में मार्केटिंग कर सकते हो, बिल्कुल 0 पैसे में मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारी मार्केटिंग है दोस्तों ऐसी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगली इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें पूरा खींच दूंगा मार्केटिंग, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा मार्केटिंग पे।
मैं कुछ पॉइंट आपको बता भी देता हूँ, जैसे गोरिल्ला मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, ये काफ़ी मार्केटिंग है जो दोस्तों कम पैसे में या फिर ज़ीरो कॉस्ट में आप कर सकते हो। इसमें आपका प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद वायरल हो जाएगा और हर किसी तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मार्केटिंग पे दोबारा से कभी डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पे बहुत बड़ा टॉपिक बनता है थोड़ा, तो दोस्तों उसकी अलग वीडियो होगी। अभी हम सिर्फ इसी पे बात करते हैं। आगे जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों पायलट सूट। पायलट सूट यानी बिजनेस रिसर्च। दोस्तों बिजनेस रिसर्च, किसी भी प्रोडक्ट को हमने फाइनल तैयार कर दिया, उसकी मार्केटिंग कर दी, सब कुछ दोस्तों, तो मार्केट में उसको लॉन्च करने से पहले एक बार हम टेस्ट जरूर करते हैं। मार्केटिंग हो चुकी, लोग उसके बारे में जानते हैं सब। मार्केटिंग हमने दोस्तों पहले इसलिए की है ताकि लोग पहले उसे जान ले अच्छे से कि ये प्रोडक्ट है, ताकि आपको टेस्टिंग करने में दिक्कत ना आए। तो जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट करेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, तो आपका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी उससे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बिजनेस रिसर्च ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बिजनेस रिसर्च करिए, आपका प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसा है, फीडबैक कैसा आ रहा है लोगों से, देन फाइनल हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो अगला हमारा 6th जो पॉइंट होगा वो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, अगर उसका बिजनेस इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपका कामयाब नहीं होगा वहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप राजस्थान में जाकर स्वेटर, जैकेट, गर्म कपड़े ये सब बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट हो। तो दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर वही प्रोडक्ट बेचेंगे तो वहाँ पे इजीली बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजनल इन्वायरमेंट वहाँ पे है, ऐसा आपके प्रोडक्ट को सूट कर रहा है। तो दोस्तों काफ़ी सारे इन्वायरमेंट होते हैं, वो सब मैं बताऊँगा, सीजनल भी है और भी बहुत इन्वायरमेंट है, इस पर भी एक अलग से टॉपिक। इन सारे टॉपिक्स को मैं अलग से डिटेल में वीडियो बाद में बना दूंगा। तो अभी ये बिजनेस करने के लिए बता रहा हूँ, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने। सो दोस्तों अगला जो हमारा 7वां जो पॉइंट है वो है फाइंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर फाइंड करते हैं। हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो हम अपने साथ एक इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं, या तो हम अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में करेंगे, ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टर ढूंढ ले, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो ढूंढ ले। तो इन्वेस्टर ढूंढना ज़रूरी है, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके बाद हम अपना 7वें पॉइंट पे इन्वेस्टर ढूंढते हैं। इन्वेस्टर ढूंढने के बाद जो 8वां पॉइंट है हमारा वो है मेक टीम। हम अपनी एक टीम बनाएंगे, किसको क्या अथॉरिटी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका काम क्या होगा, वो सब हम एक टीम बनाएंगे, सबको उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी टीम तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा प्रोडक्ट यूनिक है तो हम उसका पेटेंट कराएंगे। पेटेंट दोस्तों क्या होता है? पेटेंट होता है जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट या नई रिसर्च करते हैं तो उसको रजिस्टर कराते हैं, पेटेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ताकि और कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके फ्यूचर में। तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने प्रोडक्ट को हम पेटेंट कराते हैं, उसके बाद रजिस्टर भी कराते हैं अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, कि हम ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट बना रही है हमारी कंपनी। दोस्तों जब सब कुछ तैयार हो जाता है, टीम बन जाती है, प्रोडक्ट भी पेटेंट या फिर रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद हम फाइनली तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है नंबर 10, वो हम करते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा बिजनेस चलने लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी अपना बिजनेस शुरू करिए और आगे मेरी वीडियो देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी ढेर सारी आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका कुछ नहीं जा रहा। वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक पे, अपनी फैमिली में जो आपकी फैमिली में बिजनेस कर रहा है या फिर करना चाहता है उसको शेयर करिए वीडियो को। आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ बिजनेस पे ही, सिर्फ बिजनेस टॉपिक पे ही। तो दोस्तों जो मैंने वो टॉपिक बताए थे मार्केटिंग, और उन पे काफ़ी डीपली वीडियो बनेगी अलग से। तो दोस्तों उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि व्हाट इज कंपनी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को काफी चीजें बताई है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए अपनी पिछली वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि व्हाट इज कंपनी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कंपनी होती क्या है तो बेकार है ये सब पढ़ना। अब दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो सारे टॉपिक्स है, जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, ये हमारे क्या काम के, हम तो बिजनेस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो बिजनेस करना चाहता है उसके भी ये टॉपिक सारे काम के हैं, और जो नहीं करना चाहता, जॉब करना चाहता है, उसके भी काम के हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा आज के एरा में जो भी बीटेक, एमटेक, जो भी कोर्सेज कोई भी कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस मैनेजमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है दोस्तों? क्योंकि उनको पता है जिसको बिजनेस मैनेजमेंट का ज्ञान है वो हमारे बिजनेस को ठीक से हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। आज आप लोग अलग अलग टाइप की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर की तो आपको इंटरव्यू में ही बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो वो सारी चीजें सीखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं मैं बिजनेस मैनेजमेंट पे ही, सारी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे कंपनी स्टार्ट होती है, कैसे कैसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, इंटरनल एक्सटर्नल चीजें क्या क्या होती है बिजनेस के अंदर, और डिमांड एंड सप्लाई, काफी ढेर सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ आपके लिए इन सीरीज में। तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं बात करूंगा व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी की बात करते हैं। पहले कंपनी की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, आसान शब्दों में समझाने की मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ए लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग ए कॉमन सील। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में कंपनी का पूरा मतलब छुपा हुआ है। पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन से। आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है, क्यों कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है? दोस्तों कंपनी एक लॉ के द्वारा बनाई गई है, रजिस्टर्ड होती है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कंपनी का नाम होता है और उसका एक बैंक अकाउंट भी होता है जो कि आम आदमी का होता है। अब जिसका भी बैंक अकाउंट है, नाम है, वो एक पर्सन ही हो गया। कॉमन सी बात है, क्योंकि जानवर का तो अकाउंट है नहीं बैंक में, ठीक है, नाम तो रख देते हैं हम अक्सर जानवर का भी, बैंक अकाउंट तो नहीं है ना जानवर का। ना जानवर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता, ना जानवर अपने नाम से कोई भी लीगल फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, जबकि कंपनी ये सारी चीजें कर सकती है। जो एक आम आदमी को अधिकार है वो सारे कंपनी को है, बट कंपनी को कुछ अधिकार नहीं है, जैसे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। हमारे देश के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कंपनी नहीं कर सकती। हाँ, कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। वो उसका एक नाम होता है, बैंक अकाउंट होता है, और वो सारे जो कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, ठीक है, अपने नाम से कोई भी चीजें कर सकती है वो, जैसे कि एक आम आदमी करता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है कंपनी के डेफिनेशन में वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब दोस्तों क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी से ये मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग है। मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मेंबर्स से, कंपनी की सेपरेट एंटिटी है। अगर उसका मेंबर या उससे जो जुड़ा हुआ शेयर होल्डर या मेंबर अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई डेप्ट कर्जा लिया हुआ है उसने और वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी की एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, वो एक उसके मालिक से अलग है, एक अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, ठीक है, बताया था ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि अलग हो गई, मालिक से अलग है वो। अगर मालिक पर्सनल कोई कर्जा है तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब ये है कि कंपनी एक लीगल और लेंथी प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन होता है इसका, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, शेयर होल्डर, उसका प्राइस, ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर और जगह का नाम और सब कुछ, मतलब उसका सब कुछ कंपनी का
एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। कंपनी एक लॉ के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि बहुत लेंथी होता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है कंपनी का, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। हमेशा मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ कंपनी में बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर प्राइस से ज्यादा पे नहीं करेंगे। अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के वो अपने शेयर प्राइस तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा उनसे नहीं लिया जाएगा। उनके मतलब पर्सनल एसेट्स में इंटरफियर नहीं किया जाएगा। वो अपने पर्सनल एसेट्स में से कंपनी का कर्जा नहीं चुकाएंगे और ले भी नहीं सकता कोई, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है। अब अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कॉमन सील। अब कॉमन सील से मतलब क्या है दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से बताया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बताया था उसका नाम भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है। अब आप लोग बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलाते हैं, पैसे भी निकालते हैं, तो आप लोगों को साइन करना पड़ता है। अकाउंट खुलाते हैं तब भी, पैसे निकालते हैं तब भी, या आप कोई अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब भी आपको साइन करना पड़ता है, या आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो भी आप लोगों को साइन करना पड़ता है। आप कुछ भी करते हैं लीगल तो आप लोगों को अपने नाम से साइन करना होता है। कंपनी कैसे साइन करेगी, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो साइन कैसे करेगी। तो दोस्तों ये ही मेन टॉपिक है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है, और वो कॉमन सील होता है क्या, आपने देखा होगा स्टैंप। स्टैंप भी होता है एक स्टैंप, उसका कॉमन सील स्टैंप प्लस उसके मेंबर का, रजिस्ट्रार का उसका, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उसका साइन चलता है उस स्टैंप पे। स्टैंप प्लस उसका साइन, वो बन गया कॉमन सील। यानी कि कंपनी की कॉमन सील जहां पे लग जाए वहां पे कंपनी का साइन हो गया, ठीक है। तो जैसे एक आम आदमी साइन कर सकता है वैसे कंपनी भी साइन कर सकती है। स्टैंप प्लस साइन, ठीक है, उसके मेंबर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रजिस्ट्रार, उनका साइन ही कंपनी का सिग्नेचर होता है, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं कंपनी की भाषा में, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना फैला दीजिए, ताकि हर कोई सीख सके, जान सके बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे शुरू होता है। और कुछ लोग के स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं स्टार्ट में, वो बोलते हैं कि यार बिजनेस तो बहुत खतरा है, रिस्क है बिजनेस में। देखो दोस्तों, जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं है ना तब तक रिस्क है। लीजिए, फ्री में आपके लिए पूरी सीरीज ना फ्री में लेके आ रहा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रेडिंग में। एंड इनकम के बारे में दोस्तों फिर कभी बात करेंगे, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ ट्रेडिंग पे, तो कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। जो भी आपका दोस्त कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, उसको फैला दीजिए वीडियो को। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा, उसकी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों अपने भारत देश को आगे लेकर जाना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करते हैं दोस्तों सब कुछ सिखाऊंगा। चैनल को ना सब्सक्राइब करिए पहले, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, जैसे जैसे व्यूज आएंगे अच्छे और बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा जितना आप लोगों कभी सोचा भी नहीं होगा। जे करो आपके बिजनेस में मैं ला के दिखाऊंगा। वीडियो देखते रहिए, बस शर्त ये है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि एक बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था मैंने आप लोगों को। एंड ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है टाइप्स ऑफ ए कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कंपनियां कितने प्रकार की होती है और किस कंपनी का क्या रूल होता है, वो सब जानते हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों वी कैन कैटेगराइज कंपनी बेस्ड ऑन वेरियस टाइप लाइक मेंबर्स, टैक्स, ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंट्री एक्सेट्रा। सो दोस्तों पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा होने वाला है कंपनी का, वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की ब्याह पे हम कंपनी को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए। दोस्तों मेंबर्स की ब्याह पे, मेंबर्स का जब हम बात कर रहे हैं तो हम कंपनी को जो कैटेगराइज करेंगे वो मेंबर की ब्याह पे करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी दोस्तों होती क्या है, इस बारे में हम जान लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट दोस्तों। 1 पर्सन कंपनी कैन क्रिएट विदाउट हैविंग पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। इनके बिना ही हम उस कंपनी को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि
अगर डिटेल में जाने तो 1% कंपनी ज़्यादातर इंडिया में यानी अपने भारत देश में ही स्टार्ट करते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रियों में क्या करते हैं दोस्तों, बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज़्यादातर पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम अपने जो इंडिया में जो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो 1% कंपनी से शुरुआत करता है। दोस्तों 1% कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, ये भी कंपनी की तरह होती है दोस्तों। 1% कंपनी का मतलब ये नहीं कि आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये भी इसमें भी एक कंपनी का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि इसकी भी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। 1% कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। दोस्तों 1% कंपनी को शुरू करने के लिए हम किसी तरह की मेंबर से सलाह करने की या पार्टनर से सलाह करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कितना भी रिस्क ले सकते हैं, इसमें जो हमारा रिस्क रेशियो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बिना किसी पार्टनर्स के अप्रूवल के, यानी कि हम खुद ओनर होते हैं, इसमें सिंगल ओनर होता है दोस्तों, तो वो अपना बिजनेस को किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर सकता है, अपने रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है। इसमें दोस्तों एक बात और होती है कि जो एक तो आपको अप्रूवल किसी पार्टनर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इसमें कंपनी की तरह आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों 1% कंपनी में नॉमिनी का नाम MOA में रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि MOA में रजिस्टर नाम कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब कंपनी का ओनर मर जाएगा उसके बाद कंपनी को कौन संभालेगा। MOA दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कितना क्या शेयर्स होगा, मरने के बाद कौन संभालेगा, क्या वो सब होते हैं, यानी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होती है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि MOA डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना यानी लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉमिनी कंपनी का कौन होगा 1% कंपनी में। इसी टॉपिक के अंदर दूसरा हमारा पॉइंट है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती क्या है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है दोस्तों जो अपने शेयर्स को आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं करती। ये कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती दोस्तों। शेयर्स को इश्यू हमेशा पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। आगे डिस्कस करेंगे हम। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। इस कंपनी के शेयर्स क्लोज मेंबर जो होते हैं कंपनी के वो ही उन्हीं के पास रहते हैं और वो ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी जनरल पब्लिक को शेयर नहीं कर सकते दोस्तों। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। ये कंपनी लिस्टेड नहीं होती है जनरली, और इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रेड भी नहीं होते हैं ओपन मार्केट में। और अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट कंपनियां बहुत छोटी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत बड़ी कंपनियां होती है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती है और काफ़ी वर्ल्ड में इनका बिजनेस फैला हुआ है, स्प्रेड है। और ऐसे में कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं, जैसे कि डेल है और वर्जीनिया एथलेटिक एंड जॉन लिवाइस एक्सेट्रा। नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होती क्या है? पब्लिक कंपनी दोस्तों आमतौर पे हम बात करें तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकती है। लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं इसे। ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, इसके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं और इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। जनरल आम आदमी कोई भी शेयर्स को खरीद सकता है। कहाँ से खरीद सकता है? किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर सीधा NSE BSE से खरीद सकता है। ओपन मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स होते हैं। कोई भी आम पब्लिक अपना डीमैट अकाउंट खुला के, ट्रेडिंग अकाउंट खुला के शेयर्स को खरीद सकता है। ऐसी ढेर सारी कंपनियां दोस्तों जो पहले प्राइवेट कंपनी थी आज वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है दोस्तों? क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और बिजनेस एक्सपेंड करने के तौर पे उन्होंने अपने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लिया। आज उनके शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। गूगल है, P&G, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों जो ओपन मार्केट में लिस्टेड है और उनके शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब हम थोड़ा मोटा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा। प्राइवेट कंपनी को दोस्तों हम मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, वो है 2, और पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम मेंबर्स है वो है 7। एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है, जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं दिए जाते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर्स को
ट्रेड आराम से हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस था प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात आ गई है तो दोस्तों जनरली लायबिलिटी दो टाइप की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी में दोस्तों दो पॉइंट आते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट में क्या है पहले ये देख लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जो पहला पॉइंट है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है इसमें। यानी कि दोस्तों अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, बैंक करप्ट होती है, अगर बैंक करप्ट कंपनी होती है तो वो अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड है। यानी कि उसके जो मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, रजिस्ट्रार है, उनकी जो पर्सनल असेट्स है, पर्सनल जो उनके घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह, उनमें पर्सनल असेट्स में डिस्टर्बेंस नहीं की जाती है उनके। तो दोस्तों वो अपने शेयर्स तक, शेयर प्राइस तक ही लिमिटेड होते हैं और उससे ज़्यादा उनसे नहीं लिया जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी से क्या मतलब है दोस्तों, लिमिटेड बाय गारंटी से मतलब है जो उसके कंपनी के मेंबर्स हैं वो एक गारंटी अमाउंट रखते हैं, उसी अमाउंट तक वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि जो गारंटी दे देते हैं उसी तक लिमिटेड होते हैं। ज़्यादातर इस तरह की जो कंपनी देखी गई है लिमिटेड बाय गारंटी तक, वो ज़्यादातर एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उनमें क्या होता है दोस्तों, जब अगर बैंक करप्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हो जाती है तो एक लिमिटेड बाय गारंटी तक ही मेंबर जिम्मेदार होते हैं, और अगर बैंक करप्ट हो जाती है तो वो गारंटी अमाउंट ही दिया जाता है, वो उनके पर्सनल असेट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते वो दोस्तों। और ये गारंटी अमाउंट MOA में पहले से निर्धारित होती है, उसमें पहले से लिखा होता है कि अगर कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो जो उसके गारंटर्स होते हैं यानी कि मेंबर्स होते हैं वो कितने अमाउंट तक गारंटी ले रहे हैं, ये उसके MOA में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, याद कीजिए उसमें 1% कंपनी में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनका जो नॉमिनी होता है उसका नाम लिखा होता है कि कौन मालिक बनेगा, कंपनी के मालिक के मरने के बाद अगला जो मालिक है वो कौन बनेगा, उसमें लिखा होता है। तो MOA में सारी चीज़ें लिखी होती है दोस्तों पहले से ही कि कौन गारंटी कितनी की ले रहा है, कौन मालिक बनेगा वगैरह वगैरह सब ब्ला ब्ला लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसमें हम डीपली बात अगली किसी वीडियो में करेंगे, अभी हम इसी टॉपिक को डीपली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट था हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं। आमतौर पर दोस्तों इस तरह का अपने जो इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ये बहुत रिस्की होता है दोस्तों, क्योंकि आपके पर्सनल असेट्स भी गड़बड़ में आ सकते हैं दोस्तों इस तरह की कंपनियों में। ज़्यादातर आमतौर पर इस तरह की कोई कंपनी वैसे नहीं होती है दोस्तों, फिर भी हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है, कि इसमें आपकी जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आपने नुकसान किया है आप अनलिमिटेड लायबल हो उस नुकसान के लिए, उस डेप्ट के लिए। अगर बैंक करप्ट होते हो, कोई कर्जा लिया तो उस अमाउंट तक आप अनलिमिटेड लायबल हो, अपने पर्सनल असेट्स से भी आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसमें यही है, बस इतना ही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्स। तो इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए इस पॉइंट में जनरली दोस्तों 3 चीज़ों का रोल है, गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरी। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट का 51 या फिर उससे ज़्यादा % शेयर है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। बाकी जो बच गए 49 या उससे कम जो शेयर्स होते हैं वो या तो पब्लिक के पास होते हैं या प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं दोस्तों, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है दोस्तों जनरली गवर्नमेंट कंपनी में फुली कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी दोस्तों पेरेंट कंपनी भी होती है, यानी होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। होल्डिंग कंपनी दोस्तों वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, सभी को फुली कंट्रोल करती है। और कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, इलेक्शन, उनका सिलेक्शन कौन करता है, होल्डिंग कंपनी करती है। यानी सब्सिडरी कंपनी के सारे डिसीजंस होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही लिया जाता है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की पेरेंट कंपनी होती है और सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही लिए जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी दोस्तों नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर आती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ कंपनी इतना ही है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरे भारत में फैलाइए ताकि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सके, बिजनेस कर सके
हर किसी को ज्ञान हो सके, इस लॉकडाउन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सके और हर कोई सीख सके। दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फैला दीजिए पूरे भारत में। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। गाइज मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाने जा रहा हूं आज, जो कि आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा सब कुछ बताएंगे। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं विपिन जी से। गुड मॉर्निंग विपिन जी। आज हमारे ऑडियंस को बताइए कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ बताइए स्टार्टअप इंडिया के बारे में, ताकि मेरे ऑडियंस को ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत ना पड़े यहाँ से। समझ रहे हो ना? तो स्टार्टअप इंडिया होता क्या है सर बताइए। सबसे पहले इसी बारे में बताइए, स्टार्टअप इंडिया होता क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। तो बेसिकली हम बिल्कुल बात करेंगे आज स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस के बारे में कि स्टार्टअप इंडिया होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है। और बिल्कुल मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनेगा कि बिल्कुल आपकी ऑडियंस को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसी वीडियो से आपकी ऑडियंस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बताता हूँ। तो बेसिकली सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और जनरली 16 जनवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी। इस स्कीम का जो मोटिव है, बेसिक पर्पस है, वो है सिंप्लीकेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टअप। समझ रहे हो ना? सिंप्लीकेशन एंड हैंड होल्डिंग कि स्टार्टअप्स को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया जाए कि हर कोई बंदा अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। इसलिए बेसिकली ये प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी थ्रू मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली दैट इज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो बेसिकली सर आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने लिबरलाइजेशन लाने के लिए, यानी कि जितना हो सके उतना सिंपल करें हम स्टार्टअप्स के लिए, रूल रेगुलेशंस ये सब। आपका कहने का मतलब बेसिकली यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है जी। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि मैक्स टू मैक्स स्टार्टअप हो इंडिया में, ताकि इंडिया का भी लिबरलाइजेशन हो जी। तो गाइज सर का कहने का मतलब ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में आ सके, जॉब क्रिएट कर सके। आज कोरोना के बाद सर जॉब लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। इस वजह से सरकार का मेन जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद जॉब क्रिएट कर सके, ना कि जॉब के भरोसे रुके। और ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइजेशन इसलिए दिया है ताकि लोग देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, बिजनेस करें, स्टार्टअप्स लेके आए, जीडीपी बढ़े देश की। यही इसका मेन मोटिव है सरकार का। तो सर आज क्लियर पूरा सब कुछ बताएंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले सर ये बताइए कि स्टार्टअप इंडिया के लिए कौन कौन एलिजिबल है। क्या मैं स्टार्टअप इंडिया खोल सकता हूँ क्या मेरे ऑडियंस में से? तो इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो बताइए सर कि कौन कौन इसको इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। सरकार ने कोई ग्रांट दिए हैं, सरकार के भी कुछ बजट होते हैं, उसमें कुछ ग्रांट लेके आए कि स्टार्टअप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब बताइए सर हमारे ऑडियंस को। चलिए हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस क्वेश्चन कि स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या है और गवर्नमेंट्स किस तरह हमारी हेल्प करती है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 3 टाइप्स ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड हो सकती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सेकंड आपका लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर्ड इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड थर्ड इज द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 3 टाइप्स की एंटिटी है जो आपकी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकती है अगर उनको स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना है। और ये एंटिटी जनरली आपकी फ्रेश रजिस्टर्ड हो, न्यूली इनकॉर्पोरेशन हो और मैक्सिमम 5 to 10 ईयर ओल्ड ना हो। एंड जो इनका टर्नओवर है ये बहुत ही बेसिक वो है, वो लेस देन 100 CR हो।
अगर आप ये है तो आप बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट्स ले सकते हैं सर। ओके, और जनरली आपके एक क्वेश्चंस पे और आता हूँ कि आपने बोला कि जनरली मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, बिल्कुल इस पे भी मैं ज़रूर आता हूँ। देखिए सर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो एज ए इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आप नहीं ले सकते उसका बेनिफिट। तो सर का कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं, सिंगल बंदा अगर कोई बिजनेस को कर रहा है तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता, या तो पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, है ना सर? आपका बेसिकली कहने का मतलब यही है। और साथ में एक क्राइटेरिया और दिया है सरकार ने कि उस बिजनेस का 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर हो, वो ही ले सकता है। बिल्कुल। तो सर का कहने का मतलब ये है, वो इसी का इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, ये सब एलिजिबिलिटी अगर पूरी करता है तो वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो सर हमें एक चीज़ और बताइए कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट क्या होते हैं सर? बेनिफिट के बारे में समझाइए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं पता होता कि क्या क्या उसके बेनिफिट है। तो सर बेनिफिट के बारे में और बता दीजिए थोड़ा। यशपाल जी, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जैसे कि आपने कराया, उन्होंने कहा अच्छा आपने भी ले रखा है, हम भी करा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं इसका बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। जनरली इंडिया में ऐसे ही हो रहा है, भाई मैंने कराया तो मैं भी करा लेता हूँ, ठीक है क्या है, यूज़ हो जाएगा, लेकिन यूज़ करोगे तभी होगा ना, आपको उसके बेनिफिट्स पता होगे तभी तो आप यूज़ करोगे ना। तो मैं आपको इसके प्रॉपर आपको बेनिफिट्स बताता हूँ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में अगर खुद को रजिस्टर कर लेते हैं एज ए स्टार्टअप, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको 9 लेबर लॉज है हमारे और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है। आप सुनिएगा, 9 लेबर लॉज है और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है, उनमें सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउड हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स कि देयर इज द नो इंस्पेक्शन कंडक्टेड, देयर इज द नो इंस्पेक्शन कंडक्टेड, उसमें आपका कोई भी इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं होगा 3 to 5 ईयर के लिए, वो सेल्फ सर्टिफाइड होगा। और उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि जो आपका इन्वायरमेंट लॉज है, इसमें आपको व्हाइट कैटेगरी में आपके स्टार्टअप को लिस्ट किया जाएगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज द व्हाइट कैटेगरी? व्हाइट कैटेगरी मीन्स नॉन पॉल्यूटेड कैटेगरी फॉर फर्स्ट 3 ईयर, नॉन पॉल्यूटेड कैटेगरी में आपको स्टार्टअप को लिस्ट किया जाएगा। तो 9 आपके लेबर लॉज है और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है। जैसे कि लेबर लॉज में आपको मैं मोटे मोटे आप बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, जैसे ESI का हो गया, आपका PF का हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो गया, ऐसे करके 9 लेबर लॉज है, ठीक है। तो ये इसका अपने आप में बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर कोई अवेल करना चाहे तो, अगर किसी को नॉलेज हो। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया, मैंने अपनी फाइल में लगा लिया, मैंने सर्टिफिकेट की फोटो पीछे चिपका दी, ये टास्क नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिए हैं वो उसके बारे में आप समझो। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पर्सन जहाँ से भी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें उनसे पूछना चाहिए कि सर मेरे को इसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे और मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपको वो रजिस्ट्रेशन रखना नहीं है अपने पास, ठीक है। दूसरा मैं आपको इसका एक बेनिफिट पे आता हूँ। दूसरा आपको इस पे बेनिफिट मिलता है हमें IPR में, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, आजकल मार्केट में ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत चल रहा है, लोग बाग ट्रेडमार्क नहीं समझते, जनरली ब्रांड करते हैं। तो मैं वही बोलूँगा, आप ब्रांड रजिस्टर कराते हैं तो उसमें आपकी जो गवर्नमेंट फीस है जनरली 9,000 से 4,500 हो जाएगी, 50% आपको रिबेट समझ लो। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स इसमें आपको एक मिलेगा ट्रेडमार्क के केस में। दूसरा मिलेगा आपको इसमें, आप पेटेंट रजिस्टर कराते हैं उसमें आपको 80% रिबेट मिल जाएगा फीस का। पेटेंट आपके इनोवेशन का रजिस्टर्ड होता है, अगर आप पेटेंट रजिस्टर कराना चाहते हो तो आप अप्लाई करते हो, उसमें आपको 80% आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए। और आपको मैं एक बेनिफिट बताता हूँ, ये और इसमें एक आपका ये बेनिफिट है 90 डेज क्लोजर सिस्टम। अगर आपने कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड किया और अगर आपको वो वाइंडिंग अप करना है तो स्टार्टअप इंडिया में अगर आप रजिस्टर्ड है, तो 90 दिन के अंदर आपको क्लोजिंग विंडो मिलती है, आप अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हैं, 19 डेज के अंदर करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी इसमें हमें मिलते हैं सर। स्टार्टअप इंडिया में यही बेनिफिट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स है, बस बेनिफिट लेने वाला पर्सन होना चाहिए या कोई उसे गाइड करने वाला पर्सन होना चाहिए जो भी स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन करा रहा है। इनकम टैक्स का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, इसमें सेक्शन 80IC है, 80IC है इनकम टैक्स का।
जो जर्नली प्रॉफिट एंड गेन से जो भी आपकी इनकम आई, ठीक है, जो जर्नली प्रॉफिट एंड गेन से जो भी आपको इनकम आई उसको आपका 100% उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप समझे मेरी बात। ATIC बोलता है भाई, ATIC बोलता है स्टार्टअप शैल बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, कोई बताता नहीं है आपको, बस रजिस्टर कर लिया, ठीक है, हाँ सर ठीक है, बढ़िया है, बस रख लिया, तो ऐसे नहीं होता। दूसरा और मैं बताता हूँ, दूसरा इसमें आपको मिलेगा सेक्शन 54GB इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। सेक्शन 54GB में कैपिटल गेन का मिलेगा आपको, कैपिटल गेन ट्रांसफर फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो सेक्शन 56 क्लोज टू सब क्लोज 7 AB, इसका भी बेनिफिट्स मिलता है। अब मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूँ। जैसे सेक्शन 79 है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। सेक्शन 156, 199, 192 डिफरमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, ये सब मतलब अगर आप पूरा R&D करेंगे तो इस वीडियो में हम इतना ह्यूज कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली इसमें ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में एक टॉपिक पे मैं और आना चाहूँगा, इसमें एक बेनिफिट और है, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। अब लोग बोलते हैं कि मैंने स्टार्टअप इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन ले लिया बट मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, मैंने तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के लिए लिया था, मुझे मतलब नहीं है। ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है कि आपके पास आएंगे, उन्होंने बोला मेरे को तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट से मतलब है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का, 10,000 CR का कॉर्पस अलॉट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, कि अगर आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर करते हो और अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आप अप्लाई कर सकते हो एज ए ग्रांट के लिए। तो गवर्नमेंट आप में इसको ग्रांट भी आपको प्रोवाइड करेगी। इंक्यूबेटर्स भी बनाए गए, इंक्यूबेटर्स है जैसे आप अपना आइडिया किसी और के पास लेके जाते हैं, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, अगर उनको आपका आइडिया पसंद आ गया, ठीक है, तो वो आपको फंडिंग करेंगे, ठीक है सर। ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप इंडिया की स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर लोग इसका बेनिफिट लेना प्रॉपर तरीके से शुरू कर दे तो, ठीक है सर। ये है हमारा स्टार्टअप इंडिया। तो सर का हम थैंक यू करते हैं, सर ने इतना सब कुछ बताया हमें स्टार्टअप इंडिया के बारे में। सर इस छोटी सी वीडियो में सारा टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते, तो सर ने एक बुक लिखी है, सर ने खुद एक बुक लिखी है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, जो कि सर आप बुक दिखाना चाहेंगे एक बार हमारे ऑडियंस को। तो सर ने एक बुक लिखी है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, जिसको भी ये बुक चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। सर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, मैंने पर्सनली खुद पढ़ा इस बुक को, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। सर ने सारे सेक्शंस वगैरह सबको कवर किया है सर ने इस बुक में। और तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऑडियंस को ये सब बताया, बहुत इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में, क्योंकि लोगों को जनरली पता ही नहीं है स्टार्टअप इंडिया है क्या। बस नाम पता है, लोगों ने नाम सुना है कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लेके आए, और बस नाम सुना है लोगों ने, और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते लोग। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ बताया ऑडियंस को। तो विपिन जी, इस बुक को अगर कोई लेना चाहता है कुछ डिस्काउंट वगैरह? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपके रेफरेंस के थ्रू जो भी आएगा तो बिल्कुल हम एज ए डिस्काउंटेड हम उसको बुक्स ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हम उसको उनको ये भी बताएंगे अगर उनके पास स्टार्टअप इंडिया है तो उनके बेनिफिट्स अवेल कैसे करते हैं ये भी बताएंगे, फंडिंग के बारे में बताएंगे, और फर्दर अगर उनको और भी कोई हेल्प चाहिए हमसे तो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आओ तो सही, हम तो बताने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी गुड स्कीम है, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, कॉर्पोरेट्स को भी है, इंडिविजुअल को भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप को भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आप बस मैं इतना कहूँगा, आप थोड़े उसके बारे में रीड आउट करें या किसी अच्छे प्रोफेशनल से डिस्कस करें तो जरूर आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। थैंक यू सर। तो गाइज किसी को भी सर से कंसल्ट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, आप टाई अप कर सकते हो। और सर GST रिगार्डिंग सब कुछ करते हैं, अगर आपको CS से रिलेटेड कोई भी काम हो तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर उनको स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट दोनों देंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत खास लेके आने वाला हूँ। चैनल के साथ बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको ज़रूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस,
मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आज मैं व्यूवर्स की डिमांड पर एक वीडियो लेकर आया हूं प्राइवेट कंपनी के बारे में। गाइज मुझसे पर्सनली काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि सर प्राइवेट कंपनी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज मैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर ही लेकर आया हूं इस वीडियो को कि प्राइवेट कंपनी होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या फीस होती है, सब कुछ डीपली डिस्कस करेंगे हम एक्सपर्ट विपिन जी से। तो गाइज इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अपनी स्किल को बढ़ाए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टेज के। हेलो विपिन जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आज पूरा सब कुछ डीपली बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ओपीसी कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। तो सर इसके बारे में काफ़ी लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज तो हम सिर्फ बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के बारे में बताना आज, और अनदर किसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बाकी अदर कंपनियों के बारे में। तो आज हमारे व्यूवर्स को सर बताइए प्राइवेट कंपनी होती क्या है, सबसे पहले यही सवाल बताइए। बिल्कुल यशपाल जी, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि ये होती क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, कॉस्टिंग, फीस, प्रोफेशनल फीस, एवरीथिंग मैं इसमें डिटेल्स में आज आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में एवरीथिंग। ठीक है, तो जनरली आपका जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया कि व्हाट इज़ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ओल्डेस्ट लीगल एंटिटी फॉर्मेट है इंडिया में, जो कंपनीज एक्ट से चल रहा है। जब भी कंपनीज एक्ट स्टार्ट हुआ था और अभी भी 1956 आया, उसके बाद 2013 आया, तो ये ओल्डेस्ट लीगल एंटिटी फॉर्मेट है इंडिया में जो चल रहा है। और जो कंपनी हमारी रजिस्टर्ड होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर रजिस्टर्ड होती है। बेसिकली जैसे कुछ पुरानी कंपनीज का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे रिलायंस है, अमेजॉन है, ये सारी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ही रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है यशपाल जी। ओके सर, प्राइवेट कंपनी के बारे में आपने काफ़ी अच्छा बताया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होता है ये। तो सर हमें ये बताइए कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कौन स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल यशपाल जी, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं अगर आप प्राइवेट कंपनी अगर आप एक सेटअप करना चाहते हो, तो मैं इसके बारे में आपको जनरली बताता हूँ। देखिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने के लिए मिनिमम आपको 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बहुत जगह क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, एक प्रॉब्लम है या फिर मिथ्स है, उनको ये लगता है कि बोलते हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं ले सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिल रहा है तो अपने आप फैमिली मेम्बर्स को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 1 तो मैं ये बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें मैं बता देता हूँ 2 लोगों की आपको ज़रूरत होती है और इंक्लूडिंग आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें आप कर सकते हो इंक्लूडिंग। ठीक है, साथ में मैं एक इससे हटके एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि सर मैं तो फॉरेन में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी एंटिटी फॉरेन में काम करेगी या नहीं करेगी, ये रनिंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगी कि फॉरेन में भी अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराते हो तो कंपनी बिल्कुल आप उससे फॉरेन में भी वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप फॉरेन में भी अपनी अलग से कुछ एंटिटी इनकॉर्पोरेट कराते हो तो वो भी वेल एंड गुड, लेकिन इसके थ्रू भी आप फॉरेन में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करना हो आप कर सकते हो सर। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपना लिमिटेड जो क्राइटेरिया जो मैंने बताया, बेसिकली 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं एक डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट पे आता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जनरली इसमें जो ज़रूरी होता है, दोनों लोगों का रेशिडेंट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका पैन कार्ड काउंट हो जाएगा, आपका पासपोर्ट काउंट हो जाएगा। सेकंड आपका आ गया रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ में आपका आधार कार्ड आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है, आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है, करंट मंथ का। तो ये जनरली ये प्रूफ चाहिए। एक चीज़ और छोटी सी बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कंपनी सेटअप करते हैं तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस हमें दिखाना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फोन बिल हो, वाटर बिल हो, गैस बिल हो, कुछ भी। अगर रेंटेड है प्रीमिसेस देन रेंट एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस में कमर्शियल जगह ही ले सकता हूँ, अपने घर को रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना सकता। तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि आप अपने घर को बिल्कुल रजिस्टर्ड ऑफिस बना सकते हो, इसमें कमर्शियल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप कमर्शियल में ही कोई बिल्डिंग लोगे और उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाओगे सर। तो गाइज विपिन जी ने बहुत अच्छा बताया कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की। तो विपिन जी अब ये बताइए कि इसके एडवांटेज बताइए
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही हम क्यों जाएं, इसका क्या एडवांटेज होता है? तो एडवांटेज के बारे में और बताइए व्यूवर्स को। बिल्कुल यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कि क्यों कोई भी जनरल पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाए। तो बिल्कुल मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलेंगे। देखिए, जो पहला बेनिफिट है, जो फर्स्ट बेनिफिट है, वो तो है कि आपका जो नेम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो रिजर्व हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, आपका नेम सिक्योर हो जाता है। जैसे कि किसी ने एमसीए पे कंपनी रजिस्टर कर ली XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कोई दूसरा पर्सन सेम नेम से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका जो नेम है वो बिल्कुल आपका नेम सिक्योर हो जाता है, उससे आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। नंबर 1 बेनिफिट हो गया ये। तो जो सेकंड इसका बेनिफिट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जो होता है कि इसमें जो डायरेक्टर है उनकी जो पर्सनल एसेट्स है, डायरेक्टर की जो पर्सनल एसेट्स है वो बिल्कुल कंपनी से सेपरेट रहेगी, वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी। कल को कुछ इश्यू आता है आपकी कंपनी में तो वो आपकी पर्सनल एसेट इन्वॉल्व नहीं होगी। दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड द थर्ड इज द लिमिटेड लाइबिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें क्या होती है, इसमें जो भी डायरेक्टर होता है उसकी एक लाइबिलिटी पर्टिकुलर शेयर तक लिमिटेड रहती है, उसकी पर्सनल एसेट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ इसको आपको समझाना चाहूंगा। लाइक दैट, गवर्नमेंट आज तक विजय माल्या से पैसे रिकवर क्यों नहीं कर पाई? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि जो अमाउंट था, जो लोन का अमाउंट था, वो किंगफिशर के नाम पे था, और इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी थी कि अगर कंपनी से रिकवर ना हो तो उसमें पर्सनल हमारी एसेट इन्वॉल्व होगी। इसी वजह से गवर्नमेंट आज तक विजय माल्या से पूरा फंड रिकवर नहीं कर पाई। ओके, तो बेसिकली इसमें 3 तो मैंने आपको इजीली बता दिया है। बेनिफिट्स में आपका नेम रिजर्वेशन आ जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगी, साथ में इसमें आपको एक मिलेगा फंड रेजिंग। देखो, फंड रेजिंग का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना लेते हो तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप बैंक के पास जा सकते हो, आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हो, आप वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो, इजीली आप जा सकते हो। ठीक है, फोर्थ बेनिफिट आता है फ्रीली एंड इजीली ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या आता है कि भाई जो डायरेक्टर है, आज डायरेक्टर है, हो सकता है कल को वो लीव कर रहा हो या वो रिजाइन दे रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जो शेयर है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी नया डायरेक्टर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो शेयर उसी के नाम पे परमानेंट लिस्ट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजीली आप सिंपली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई पर्सन रिजाइन दे रहा है या न्यू इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। फिफ्थ जो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है एफडीआई का आपने सुना ही होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर कोई भी फॉरेन की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है तो आपको एज ए एंटिटी ही रहना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आएगी। ऐसा नहीं आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बना ली और वो सोच रहे हो कि मैं तो एफडीआई लेके आऊं, फॉरेन से इन्वेस्ट लेके आऊं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जनरली कोई भी एंटिटी फॉरेन की तभी इन्वेस्ट करेगी जब प्रॉपर आप एज ए एंटिटी रजिस्टर्ड हो, लाइक दैट जस्ट प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर आप लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है, जर्नली ऐसे नंबर ऑफ बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताए। एक और छोटा सा बेनिफिट है कि जब भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा लेते हैं तो क्रेडिटेबिलिटी बनती है बिजनेस की। जैसे कि कोई भी आपका डेटा एमसीए पे खोल के देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे देखेगा, वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है यशपाल जी। वो ऑनलाइन देख सकता है कि भाई इसमें क्या इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, क्या इसकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, कौन कौन डायरेक्टर है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। और जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो कंपनी को एक सिन नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इजीली उस सिन नंबर से आप वो पूछ ले पूरा डेटा, इजीली उस सिन नंबर से वो आपको एमसीए पे ट्रैक कर सकता है, देख सकता है कि कब तक के फाइनेंशियल फाइल है। तो इसमें क्या है ना, क्रेडिटेबिलिटी बनती है आपके बिजनेस की। आपके बिजनेस के लिए ही फायदा है सबसे ज्यादा कि इजीली असेसेबल है, वो ट्रांसपेरेंसी है। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स है आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर। तो बेसिकली गाइस, सर ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स बताए, जिसमें कि आपकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। इसमें आपकी पर्सनल असेट्स जो होती है उसको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। यानी कि अगर कंपनी के नाम से आप कोई लोन लेते हो तो आपके पर्सनल असेट्स उसमें जिम्मेदार नहीं है। आप सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स हो उस कंपनी में और आपकी पर्सनल असेट्स को कोई हार्म नहीं कर सकता। तो सर अब हमें बताइए कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इस कंपनी को सेटअप करने की प्रोसेस बताइए, उस पे आइए कि कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं हम। बिल्कुल यशपाल जी, अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेटअप करने की प्रोसेस क्या होती है। जनरली मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करना, जीएसटी या एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करना इजी नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि जैसे आपने कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आप कोई भी इसको सेट कर लेगा। देखिए, बेसिकली इसमें आपको एक प्रोफेशनल्स की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। उसमें नंबर ऑफ रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न ये है कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। अगर चलो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो फॉर्म भर लेते हैं
लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते लास्ट स्टेज तक। रीज़न क्या है कि इसमें प्रोफेशनल्स के सिग्नेचर की नीड होती है। इसमें CA, CS, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट, CMA, इनके जो आपके प्रोफेशनल्स के डिजिटल सिग्नेचर है उसकी नीड होती है, तभी आप प्रोसेस कर पाएंगे। कुछ और होते हैं, कुछ जैसे क्लाइंट्स होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो फीस भी पे कर देते हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्म नहीं भर पाते और उनकी कंपनी लास्ट में रिजेक्ट हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करें तो प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले और अकेला करने का ना सोचें, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे जो आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं थोड़ी सी इसमें प्रोसेस पे आता हूँ कि बेसिकली जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सर, ऐसा होता है यशपाल जी कि उसमें हम डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, हम होते हैं क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। जो भी हमारे डायरेक्टर होते हैं उनके क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। उसके बाद हम कंपनी का AOA बनाते हैं। AOA मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA जर्नली इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड MOA मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कि बिजनेस क्या कर रही है कंपनी। ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जब कंपनी को सेटअप करते हैं तो वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में किसी दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे सर। तो सर अब मैं आपसे लास्ट सवाल यही करने वाला हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है, यानी कि इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए कितनी फीस वगैरह चार्जेस आ जाते हैं टोटली। तो उसके बारे में सर डीपली बताइए हमारे व्यूवर्स को, जिनको नहीं पता है कि प्राइवेट कंपनी सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो सर उसके बारे में पूरा डीपली बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेटअप करने में फाइनल कॉस्ट क्या आ जाती है। कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि सब कुछ तो बता दिया लेकिन कॉस्ट नहीं बताई। एग्जैक्टली मैं देखो बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ कि सब कुछ बता दिया लेकिन कॉस्टिंग नहीं बताई। तो चलो मैं इस चीज़ पर आता हूँ। कॉस्टिंग में देखो जनरल 2 टाइप की कॉस्टिंग आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी आ जाती है गवर्नमेंट फीस एंड सेकंड आ जाती है प्रोफेशनल फीस। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट फीस जनरली सेम ही होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स है जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, इनकी गवर्नमेंट फीस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ प्रोफेशनल फीस पे। जनरली जो प्रोफेशनल फीस होती है मिनिमम वो होती है 8 to 15,000 के बीच में आ जाती है। ठीक है, 8,000 से 15,000 के बीच में आपको कोई भी अच्छा प्रोफेशनल चार्ज कर लेगा और बहुत अच्छे से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करके देगा। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इससे भी कम कॉस्ट में सेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास प्रॉपर लैक ऑफ नॉलेज ही मिलेगी और आपको इशू ही होगा। तो बेस्ट ये है कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनल के पास जाए ताकि आपका काम इजीली स्मूथ रहे। देखो बेसिक चीज़ क्या है कि कंपनी बनवाना वन टाइम वर्क है। कंपनी बन गई, कंपनी बनवाने के बाद उसमें जो कंप्लाइंसेज होते हैं उसके बारे में जो बंदा बताता है बाद में, जो प्रोफेशनल है, एग्जैक्टली वही मेन प्रोफेशनल कि भाई अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब क्या करना है। कुछ पर्सन होते हैं जिस मार्केट में 2,000 में, 5,000 में, 7,000 में, 3,000 में बना देते हैं। बस उनका एक ही फोकस रहता है किसी तरह भाई कोई भी क्लाइंट आए हम बना दे। ठीक है, लेकिन वो बाद में ना तो क्लाइंट से फॉलोअप ले पाते हैं और ना उनको प्रॉपर नॉलेज होती है। तो मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाहूंगा कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल्स के पास जाए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करना चाहते हो। ओके सर, थैंक यू सर। आज आपने प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो बेसिकली गाइस सर का कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश आपने कर ली, रजिस्टर्ड करा ली, उतना ही नहीं है, उसके कंप्लाइंसेस भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज एक अच्छे प्रोफेशनल से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराए। जैसे कि एक छोटे बच्चे को टाइम टू टाइम हर स्टेज पे उसको एक माँ की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको कब क्या खाना है, कैसे उसको बड़ा होना है, कब उसको स्कूल जाना है, कब उसको ग्रेजुएशन करनी है। ऐसे करता करता वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उसकी एक स्टेज होती है, हर स्टेज में एक काम होता है। ऐसे गाइज कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है कंपनी के। अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं करते हो तो आपको बहुत बढ़िया पेनल्टी लगने वाली है और गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी है अगर आप कंप्लाइंसेस टाइम पर नहीं करते हो कंपनी के। तो गाइज अच्छे प्रोफेशनल से मिले और उनके कंप्लाइंसेस कराने बहुत ज़रूरी है। तो गाइज अगर आपको कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप विपिन जी से या मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आप अपना और विपिन जी का नंबर दे रहा हूं। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।